नमस्कार। मेरा नाम साहिल है और उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के पाठ्यक्रम का पहला जो बिंदु है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उस पर बातचीत शुरू करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता। स्कूल के दिनों में जिसे देखकर आप लोगों का चेहरा खिल जाया करता होगा ना, वो वाले सवाल। यानी एक गद्यांश या पद्यांश, एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है और फिर उस पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको उस पैराग्राफ को पढ़कर देने होते हैं। तो सीयूईटी के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया है और एनटीए ने जो पाठ्यक्रम बताया है उसमें 3 तरह के कॉम्प्रिहेंशन बताए हैं। एक फैक्चुअल, दूसरा नैरेटिव, तीसरा लिटरेरी यानी तथ्यात्मक और कथात्मक, और तीसरा साहित्यिक। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम तथ्यात्मक और कथात्मक इन 2 प्रकार के पैसेजेस, इन 2 प्रकार के गद्यांशों पर बात करेंगे। और कल जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम साहित्यिक गद्यांशों पर या साहित्यिक गद्यांशों पद्यांशों पर बातचीत करेंगे। तो जो आप लोगों की सिलेबस डिस्कशन यानी पाठ्यक्रम चर्चा की क्लास थी उसमें हमने इस पर तो बात कर ली थी कि इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। हालांकि उससे आपको बहुत मतलब होना भी नहीं चाहिए, आपको तो पढ़कर जवाब देने हैं। और इन तीनों में फ़र्क भी मूल रूप से कुछ है नहीं, केवल फ्लेवर का फ़र्क है। जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हैं ना, तो उसमें कई सारे अलग अलग फ्लेवर आते हैं, वही वाली बात है। तो होंगे सारे कॉम्प्रिहेंशन ही, बस फैक्चुअल में ज़्यादातर तथ्यात्मक सी चीज़ें होंगी, कथात्मक में कथा की तरह होगी, कोई कहानी जैसे सुना रहा हो, इसलिए उसे वर्णात्मक नाम भी दिया गया है। और जो साहित्यिक होगा उसमें किसी साहित्यिक रचना के भीतर से कोई एक पैराग्राफ उठाकर आप लोगों को दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले इस बार के प्रश्न पत्र में जो 2 पैसेज आए थे उसको हमने रखा है ताकि उनके द्वारा आपको एक आइडिया भी हो जाए कि किस तरह के प्रश्न वो पूछ रहे हैं। और फिर कुछ मॉडल पैसेजेस को हमने रखा है। इसके अलावा इसमें ऐसे चर्चा वाला कुछ है नहीं, तो सीधे हम प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो ये पैसेज इस बार की परीक्षा में आया था। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी के जीवन को नया मोड़ प्रदान किया था। 23 वर्ष की उम्र में वह डरबन पहुंचे थे। इससे पहले वह बड़े शर्मीले और संकोची थे। दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पैर रखने के साथ ही उन्होंने देखा कि भारतीयों और काले लोगों को गोरे लोग कितनी नीची निगाह से देखते हैं। भारतीयों को वहां के गोरे लोग कुली कहते थे। डरबन पहुंचने के तीसरे दिन ही जब गांधी जी अदालत में गए तो मजिस्ट्रेट ने उनको अपनी पगड़ी उतारने को कहा, क्योंकि वह अदालत के कायदे के खिलाफ था। गांधी जी को यह बहुत चुभा। उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और अदालत से बाहर चले गए। इसके 1 सप्ताह बाद जब वे रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे तो टिकट चेकर आया और उन्हें पहले दर्जे से उतरकर तीसरे दर्जे के डिब्बे में जाकर बैठने को कहा। गांधी ने कहा कि उनके पास पहले दर्जे का टिकट है और उन्हें पहले दर्जे में सफ़र करने का हक है। इस पर उसने उन्हें जबरदस्ती घसीटकर डिब्बे से बाहर निकाल दिया। इस देश को छोड़कर चला जाऊं या वहां रहकर भारतीयों के अधिकार के लिए लड़ूं, यह उनका नहीं बल्कि उनके देश के सम्मान का प्रश्न था। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि यहीं रहकर अपनी कौम के अधिकारों के लिए लड़ूं। इस प्रकार इस बात ने गांधी के भावी जीवन की दिशा निश्चित कर दी। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं ताकि आप लोग इसे सही से देख सके। अभी मैं हूं तो स्क्रीन में सामने आ रहा होगा। चलिए, आपने ये पढ़ लिया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्नों को। ये आप समझ भी गए होंगे देखकर
कि ये जो परिच्छेद है मूलतः इसका संबंध गांधी जी की उस घटना से है जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया, और न केवल उनके जीवन को बल्कि दक्षिण अफ्रीका और भारत, इन दो देशों के इतिहास को भी बदल दिया। तो आप प्रश्न देखते हैं किस तरह के 2022 के सीयूईटी में इससे पूछे गए। किस देश ने गांधी जी के जीवन को नया मोड़ प्रदान किया? उत्तर अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत। जाहिर सी बात है दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि यहीं पर वो घटना घटित हुई थी। और ये देखिए पहली ही पंक्ति है, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी के जीवन को नया मोड़ प्रदान किया था। गांधी जी डरबन कितने वर्ष की उम्र में पहुंचे थे? 23 वर्ष की उम्र में वह डरबन पहुंचे थे। मतलब ये तो यार 8वीं 9वीं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना सरल ये पूछा गया है। क्या कह रहे हैं कि क्लास में समझा रहे हैं इसलिए इतना सरल लग रहा है, पेपर में बैठ के कर रहे होते तो पता चलता। चलिए, भारतीयों को वहां के गोरे लोग क्या कहते थे? कुली कहते थे। ये भी स्पष्ट तौर पर इसमें आया ही है पैसेज में। गांधी जी अदालत में गए तो मजिस्ट्रेट ने उनसे क्या कहा? तो पगड़ी पहनिए, पगड़ी उतारिए, पगड़ी बांधिए, या फिर पगड़ी दीजिए। तो उन्होंने कहा पगड़ी उतारिए, क्योंकि जो अदालत है उसके नियम इस तरह के थे वहां पर कि जो कुली लोग होंगे यानी भारतीय लोग होंगे वो पगड़ी पहनकर अदालत में नहीं आ सकते। रेलगाड़ी में टिकट चेकर ने उन्हें पहले दर्जे से किस दर्जे के डिब्बे में जाने को कहा था? तीसरे दर्जे के डिब्बे में। गांधी जी के पास कौन से दर्जे की टिकट थी? गांधी जी के पास पहले दर्जे की टिकट थी। ये देखिए, उनके पास पहले दर्जे का टिकट है और तीसरे दर्जे के डिब्बे में जाकर बैठने को कहा। वहां रहकर भारतीयों के अधिकार के लिए लड़ूं से गांधी जी का आशय क्या था? देश का सम्मान निर्माण, देश का अपमान, देश का अभिमान। देश का सम्मान, क्योंकि इस परिच्छेद में साफ तौर पर लिखा है कि वहां रहकर देश के लिए लड़ूं या ना लड़ूं, ये अब देश के सम्मान का प्रश्न था। गांधी जी ने क्या निश्चय किया? अपने लिए लड़ना, अपनी कौम के अधिकार के लिए लड़ना, दूसरे कौम के अधिकार के लिए लड़ना, दूसरे के सम्मान के लिए लड़ना। देखिए जो पैसेज है उस पर चलते हैं। इस देश को छोड़कर चला जाऊं या वहां रहकर भारतीयों के अधिकार के लिए लड़ूं, यह उनका नहीं बल्कि उनके देश के सम्मान का प्रश्न था। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि यहीं रहकर अपनी कौम के अधिकारों के लिए लड़ो। तो साफ तौर पर पैसेज में लिखा गया है अपनी कौम के अधिकार के लिए लड़ना। ठीक है जी। अब इस परिच्छेद का अगला प्रश्न है निश्चय का विलोम कौन सा है? अब जो 6 बिंदु आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उसमें से 5वां जो बिंदु है वो यही है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द, यानी पर्यायवाची और विलोम, ये आपको आने चाहिए। आगे जो कक्षाएं होंगी उनमें अलग से भी आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इस पैसेजेस में इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में आप यही मानकर चलिएगा कि अभी तो पैसेज पढ़कर उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तो बहुत आसान है। पर मान लीजिए मुश्किल भी पूछ ले तो वो पढ़कर उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा
और नहीं भी आ रहे होंगे फिलहाल समझ में, तो तनाव मत लीजिएगा। आगे अलग से कक्षाएं रहेंगी इसी की, तो फिर आप समझ जाएंगे, उसमें आपको बताए भी जाएंगे बहुत सारे। तो निश्चय का विलोम, विलोम यानी उल्टा। अनिश्चय होगा सुनिश्चय, सुनिश्चय तो बहुत अच्छा निश्चय होता है, तो ये तो विलोम नहीं हो सकता। संचय इकट्ठा करना होता है, ये भी नहीं हो सकता। प्रश्रय यानी सहारा देना होता है, ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा? अनिश्चय। फिर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय और काले लोगों को गोरे लोग कैसी निगाह से देखते थे? ऊंची निगाह, नीची निगाह, सरल निगाह, तिरछी निगाह। होगा मीची नहीं, नीची निगाह। ठीक, ये टाइपिंग में एरर हो गया होगा, नीची निगाह। तो एक बेहद आसान सा परिच्छेद पूछा, उस पर 10 प्रश्न पूछ लिए। इससे ज्यादा क्या चाहते हो प्रभु? कुल 40 ही तो प्रश्न करने हैं भाषा में, उनमें से 10 एक परिच्छेद से पूछ लिए, एकदम हलवे की तरह, कि चबाना भी ना पड़े, खुद ही पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाए, इतना आसान। चलिए, ये अगला परिच्छेद है, ये भी इस बार की परीक्षा में पूछा गया था। जीवन और पर्यावरण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। कल की क्लास में हमने इस शब्द पर बात भी की थी कि परस्पर का मतलब क्या होता है। समस्त जीवधारियों का जीवन उनके पर्यावरण की ही उपज होता है, अतः हमारे तन मन की रचना, शक्ति, सामर्थ्य और विशेषताएं उस संपूर्ण पर्यावरण से ही नियंत्रित होती हैं, उसी में वे पनपती हैं और विकास पाती हैं। वस्तुतः जीवन और पर्यावरण एक दूसरे से इतने संबद्ध हैं, इस शब्द पर भी हमने बात की थी, कि एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, जो प्रकृति से हमें विरासत में मिला है। यह हम सबका पालनहार और जीवनाधार है। पर्यावरण वस्तुतः प्रकृति का ही दूसरा नाम है। यह भूमि, वन, पर्वतों, नदी, निर्झरों, निर्झर यानी झरने, मरुस्थलों, मैदानों, घास के जंगलों, रंग बिरंगे पशु पक्षियों, लहलहाती झीलों और सरोवरों से भरी है। इस पर बहती शीतल मंद सुगंधित वायु, मंद यानी धीमी, सुगंधित यानी खुशबूदार, तथा उमड़ते और अमृतधार बरसाते बादल, ये सभी धरती पर बसने वाले मनुष्यों के विकास और सुख समृद्धि के लिए एक संतुलित पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किंतु पर्यावरण का यह प्राकृतिक संतुलन बड़ी तेजी से बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य होता है कि मनुष्य धरती के इन स्रोतों को कितना अंधाधुंध दुहे जा रहा है, मतलब उनका जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहा है। वह इसके वरदानों का इस प्रकार अविवेकपूर्ण दुरुपयोग कर रहा है कि सारा प्रकृति तंत्र गड़बड़ा गया है। अब वह दिन दूर नहीं लगता जब धरती पर हजारों शताब्दियों पुराना हिमयुग लौट आए, अथवा ध्रुवों पर जमी बर्फ की मोटी परत पिघल जाने से समुद्र की प्रलयकारी लहरें नगरों, वन, पर्वतों और जीव जंतुओं को निगल जाए, यानी इस दुनिया का अंत हो जाए। तो ये प्राकृतिक संकट पर है। जिस तरह से हम लोग पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं और हमारा ध्यान बिल्कुल भी इस ओर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब पर्यावरण को हम इतना खत्म कर चुके होंगे कि ये दुनिया अपनी समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगी। तो अब देखते हैं इस पे प्रश्न क्या पूछे गए हैं। जीवधारियों का जीवन किसकी उपज होता है? परिवेश, पारिस्थितिकी, पर्यावरण या जलवायु? तो उत्तर होगा पर्यावरण। बाकी तीनों चीजें पर्यावरण का ही हिस्सा वैसे हो जाते हैं। आपको उससे क्या लेना, पैसेज के हिसाब से देखिए। पर्यावरण, प्रकृति से विरासत में हमें क्या मिला है? रक्षा कवच, सुरक्षा कवच, परिवेश कवच। हमें मिला है रक्षा कवच। तो ये जो है पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, जो प्रकृति से हमें विरासत में मिला है।
और समस्त जीवधारियों का जीवन उनके पर्यावरण की ही उपज होता है। प्रकृति का दूसरा नाम क्या है? पर्यावरण। किसका संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है? पर्यावरण का। अरे भाई, प्रश्न में कम से कम प्रश्न तो ऐसे बना लो कि उत्तर कुछ और हो जाए। सारे प्रश्न ही ऐसे बना दिए जिनका उत्तर ही पर्यावरण हो रहा है। मनुष्य किसके स्रोतों का दोहन कर रहा है? धरती, प्रकृति, खनिज पदार्थ, जीवन। मनुष्य प्रकृति के स्रोतों का दोहन कर रहा है। ये देखिए, धरती के इन स्रोतों को कितना अंधाधुंध दुहे जा रहा है। तो मैंने अगर प्रकृति किया था ना शायद, तो धरती कर दीजिए इसको, धरती के। ठीक है जी, धरती के स्रोतों का दोहन कर रहा है। दुरुपयोग का विलोम निम्न में से कौन सा है? दुरुपयोग का विलोम होगा सदुपयोग, क्योंकि दुर यानी बुरा, दुर जमा उपयोग से बना दुरुपयोग। आप लोग ठीक है जी, तो दुरुपयोग का विलोम होगा सदुपयोग, जो बना सत जमा उपयोग से, यानी अच्छा उपयोग। वायु का समानार्थी कौन सा है? अनल, अली, अनिल, अली। तो वायु का समानार्थी इनमें से कौन सा होगा? अनिल या अनल? वायु का समानार्थी होगा अनल। इनमें से एक होता है आग का समानार्थी और दूसरा होता है वायु का। ठीक है जी, तो अनिल होगा वायु का समानार्थी और अनल होता है आग का समानार्थी। आग, अग्नि और अनिल, पवन, हवा, समीर, गद्यांश में कौन से युग की धरती पर लौटने की संभावना व्यक्त की गई है? हिमयुग की। हिमयुग यानी बर्फ का युग, यानी जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। मनुष्य के विकास और सुख समृद्धि के लिए कैसे पर्यावरण की जरूरत है? संतुलित, प्रतिकूल, असंतुलित, विपरीत। जाहिर सी बात है संतुलित, क्योंकि संतुलित पर्यावरण नहीं होगा तो मनुष्य के जीवन का विकास कैसे होगा। और ये सारे प्रश्न एकदम सीधे सीधे परीक्षे से पूछे गए हैं। ध्रुवों पर जमी बर्फ की परत कैसी होती है? मोटी, पतली, सतही, असतही। ये भी देख लीजिए आप, ये भी सीधा सीधा पूछा गया है। एकदम आसान प्रश्न आप लोगों से एनटीए ने पूछे थे, लेकिन इस बार इतने आसान नहीं पूछेंगे। पिछली बार इसलिए पूछे थे, पहली बार सीयूटी करवा रहे थे। इस बार बहुत मुश्किल नहीं पूछेंगे, सामान्य ही पूछेंगे। तो ध्रुवों पर जमी बर्फ की मोटी परत। ठीक है जी, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है, यानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चंदेल राजाओं ने 950 से 1000 ईस्वी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल राजाओं के शासनकाल के दौरान मुख्य द्वार पर सोने के झिलमिलाते हुए खजूर आकृति के 2 तोरण द्वार थे, जिसके कारण इसका प्राचीन नाम खजूरपुरा या खजूर वाहक पड़ा और कालांतर में खजुराहो नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के मंदिर मध्ययुगीन भारत की शिल्प एवं वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट, यानी सर्व उत्कृष्ट, सबसे बेहतरीन नमूने हैं। खजुराहो के मंदिरों,
को विश्व धरोहर यानी यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को एक सूची है जो पूरी दुनिया की ऐसी जगह जो एक धरोहर है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बचाया जाना चाहिए, को जारी किया जाता है, कि सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया गया। ये मंदिर छतरपुर यानी मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो 6500 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसके शिखर की ऊंचाई 116 फीट है। इसका निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था। यहाँ दूर दूर तक फैले मंदिरों की दीवारों पर देवताओं तथा मानव आकृतियों का इतना भव्य एवं कलात्मक उत्कीर्णन हुआ है, उत्कीर्णन यानी उन्हें बनाया गया है, कि दर्शक देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। दर्शनीय स्थलों में 64 योगिनी, चित्रगुप्त मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, दुलादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर आदि शामिल हैं। खजुराहो भारत के किस प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है? तो इस परिच्छेद की पहली पंक्ति देखिए। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है। खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? वर्ष 1986 में। ठीक है जी। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस महान राजा ने करवाया था? राजा विद्याधर ने। क्यों करवाया था? मोहम्मद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है जी। इसमें ये तो देखिए 1986 में शामिल किया गया, और आगे महान राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसका निर्माण करवाया था, कंदरिया महादेव मंदिर। अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। उज्जैन यानी उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित श्री विशाला एवं पुराणों में वर्णित सार्वभौम नगरी यही है। प्राचीन समय का उज्जैन शिक्षा का एक केंद्र होने के साथ संदीपनी ऋषि, राजा विक्रमादित्य, महान कवि कालिदास आदि की स्मृतियों का प्रतीक है। यह भव्य महाकुंभ यानी सिंहस्थ पर्व मेले का आयोजन स्थल है, जो 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पुराणों में उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुद्दती आदि नामों से इसकी महिमा गाई गई है। श्री कृष्ण सुदामा ने यहीं पर स्थित संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल इसी नगरी में स्थित है। दर्शनीय स्थल महाकाल मंदिर, विक्रांत भैरव, काल भैरव, हरसिद्धि, 64 योगिनी, गढ़कालिका, गोपाल मंदिर, अवंती पार्श्वनाथ मंदिर आदि स्थल है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। उत्तर क्या होगा? डी। पहली ही पंक्ति में बताया गया है परिच्छेद में। उज्जैन में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थापित है? उज्जैन में इनमें से महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये देखिए, ज्योतिर्लिंग महाकाल। तो विकल्पों के हिसाब से महाकालेश्वर इसका उत्तर हो जाएगा, डी। उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 12 वर्ष बाद। ठीक है जी।
यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। इसका उद्गम बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद यानी उत्तरकाशी से होता है। यहाँ इसे कालिंदी अथवा कालिंदजा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में यमुना का प्रवेश सहारनपुर जिले से होता है। कालिंदी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यमुना का जल काले रंग का माना जाता था, तो उस रंग के कारण इसे कालिंदी कहा गया। ठीक है जी। एक इसे काल की बेटी भी कहा जाता था, इसलिए भी कालिंदी कहा गया। कई सारे कारण होते हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना का प्रवेश सहारनपुर जिले से होता है। उत्तर प्रदेश में यमुना के बाईं ओर से दिल्ली के निकट इसमें हिंडन नदी तथा दाईं ओर से इसमें इटावा से कुछ दूरी पर चंबल हमीरपुर के पास बेतवा तथा बांदा के पास केन नदियां मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज आदि में बहती हुई यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसलिए प्रयागराज को संगम स्थल भी कहा जाता है, जहां दो बेहद महत्वपूर्ण नदियों का संगम होता है, वो आपस में मिलती है, गंगा और यमुना। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि पहले सरस्वती, जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण नदी थी, वो भी प्रयागराज में आकर इनसे मिलती थी। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यमुना का उद्गम स्थान क्या है? बंदर पूंछ। यमुना की सहायक नदी क्या है? बेतवा, केन या चंबल या ये तीनों। यमुना के बाईं ओर से दिल्ली के निकट इसमें हिंडन नदी, दाईं ओर से इटावा से कुछ दूरी पर चंबल, बेतवा और केन और हिंडन, ये चारों इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें से सभी। तो आप सोच रहे होंगे कि यार कल जो क्लास हुई थी उसमें तो सर ने हमें पढ़ाया था, 1 घंटा पूरा पढ़ाया था। हम लोग इन क्लासेस को 1.25 घंटा 1.5 घंटे के लगभग ही रखेंगे। कोशिश करेंगे 1.5 से ऊपर ना जाए, क्योंकि यार उससे ज्यादा की आपको आदत भी नहीं होगी क्लासेस की, हम समझते हैं। ठीक, तो वो तनाव नहीं लेना, आराम आराम से पढ़ेंगे। और आप सोच रहे होंगे कल तो इन्होंने खूब पढ़ाया था, आज ये बस पढ़ दे रहे हैं और करवा रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ऐसा है। फिर आगे कल की जो क्लास होगी उसमें भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उसमें भी टॉपिक ऐसा होगा। लेकिन आगे जो क्लासेस होंगी उनमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पढ़ने वाली चीजें होंगी। तो ये क्लास ना अभ्यास क्लास जैसी है। तो आप जैसे मैं पढ़ रहा हूं प्रश्न, आप भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो आप पहले ही उत्तर सोच लिया कीजिए, मेरी तरफ मत देखते रहा कीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप जब उत्तर सोच लेंगे तो साथ साथ आपका अभ्यास होता रहेगा। तो ये रिवीजन क्लास जैसी क्लास होगी हमारी, क्योंकि ये टॉपिक उसी तरह का है ना। इसमें बताइए क्या बताया जाए। चलिए, सर्बिया के क्रेमलिन यानी रूस समर्थक राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच ने हालिया आम चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। अलेक्जेंडर वुसिच सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी से संबद्ध है। उनकी पार्टी वर्ष 2012 में सर्बिया में सत्ता पर आई थी और इसके बाद से वे देश की सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं, जिसमें सूचना मंत्री, रक्षा मंत्री एवं प्रधानमंत्री आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच पर निरंकुश प्रवृत्तियों व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता रहा है। निरंकुश, अंकुश कहते हैं बंधन को, शब्द है अंकुश। अंकुश यानी रोक।
इसमें निर उपसर्ग लगने से बना निरंकुश। निरंकुश यानी जिस पर रोक ना हो, यानी बिना किसी रोक टोक वाला। ठीक। ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य है, या गौरतलब गौर करने योग्य। ध्यातव्य है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से ही फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन तथा अमेरिका सहित कई पश्चिमी शक्तियों ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं और सर्बिया पर किसी एक पक्ष का चयन करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि सर्बिया ने अब तक अपनी संतुलन की नीति को बनाए रखा है और वह संबंधों को लेकर पश्चिमी शक्तियों व रूस के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दे रहा है। ज्ञात हो कि सर्बिया अपनी ऊर्जा के लिए लगभग पूरी तरह से रूसी गैस पर निर्भर है। सर्बीय गणराज्य दक्षिण पूर्व यूरोप में पैनोनियन मैदान एवं बाल्कन के चौराहे पर स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड देश यानी जिसके चारों तरफ जमीन हो। ठीक। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ एक पैसेज है जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा भी की गई है। तो हाल ही में, मतलब हाल ही में क्या, अब तो एक वर्ष हो गए हैं रूस यूक्रेन युद्ध को चले हुए। तो उसमें पश्चिमी शक्तियों का मतलब होता है अमेरिका और यूरोपियन देश। तो ऐसे देश सर्बिया पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो रूस के विरोध में आए, लेकिन सर्बिया की कुछ अपनी मजबूरियां भी हैं और सर्बिया में जो सरकार है वो रूस के समर्थन वाली सरकार है। इस वजह से वो संतुलन का प्रयास कर रहे हैं, यानी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अलेक्जेंडर वुसिच किस पार्टी से संबंध है? सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, लोक जनहित पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो देख लेते हैं। सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी, एसएनएस। तो उत्तर होगा ए। अलेक्जेंडर वुसिच पर क्या आरोप लगाया गया था? तो हरियाणवी होगी, लगाया गया था। सही होगा लगाया गया था। भ्रष्टाचार, हत्या, चुनाव चोरी, भ्रष्टाचार का और निरंकुश शक्तियों के प्रयोग का। सर्बिया एक बाल्टिक देश है, एक लैंडलॉक्ड देश है, झीलों का देश है और सूर्योदय का देश है। तो सर्बिया एक लैंडलॉक्ड देश है। 1 अप्रैल 2022 को ओडिशा में उत्कल दिवस अथवा ओडिशा दिवस का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा अस्तित्व में आया था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात ओडिशा तथा आसपास की रियासतों ने नवगठित भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी थी। राज्य को एक अलग ब्रिटिश भारत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था और उसी की याद में तथा राज्य के सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय यानी उल्लेख करने योग्य है कि ओडिशा भारत का ऐसा तीसरा राज्य है जहां आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है। प्राचीन भारत में उड़ीसा कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था। 250 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा इसे जीत लिया गया, जिसके पश्चात लगभग एक सदी तक, यानी 1 सेंचुरी, 100 वर्षों तक यहां मौर्य वंश का शासन रहा। पैसेज ओडिशा के बारे में है। ओडिशा भारत का एक राज्य है। आप लोग जब भारत के नक्शे को देखते हैं ना,
ये हो गए हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, है ना। ये श्रीलंका हो गया, यहाँ केरल होता है, यहाँ तमिलनाडु, ये कर्नाटक, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो राज्य है ना, ये बंगाल से पहले ये राज्य है ओडिशा। हालांकि नाम तो ओडिशा लिखते हैं, लेकिन इन्होंने ओडिशा नाम ही इसका लिखा है, इसको उड़ीसा भी लिख देते हैं सीधा। ठीक है जी। तो इस राज्य के बारे में हमारा ये परिच्छेद है। ठीक। अब आपको ये भी पता होगा कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी। रियासत कहते थे ऐसी जगह जो किसी एक नवाब, राजा या सामंत के अधीन होती थी। तो भारत में बहुत सारी रियासतें मिल गई थी, कुछ दबाव देकर मिलवाई गई थी, कुछ ने खुद से ही भारत को कुछ शर्तें रखकर अपनी सत्ता सौंप दी थी। तो ओडिशा ने भी ऐसा किया था, और ओडिशा ऐसा राज्य है जहां आदिवासी जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक। इस ईसा पूर्व का मतलब आप समझते हो ना, हो गया ना बीसी, यानी बिफोर द क्राइस्ट। जो हमारा समय मापा जाता है ना, वो इस चीज से मापा जाता है कि ईसा मसीह को धरती पर आए कितने वर्ष हुए। जैसे अभी हम 2023 में हैं, तो इस बात का मतलब ये है कि ईसा मसीह, जिनको ईशु या ईसु कहते हैं हम लोग, उन्हें धरती पर आए 2023 वर्ष हो चुके हैं। और जब वो धरती पर नहीं आए थे, धरती तो तब भी थी, फिर उस समय को कैसे मापे, तो उसको हम उल्टा मापने लगे कि उनके आने से इतने वर्ष पहले ऐसा हुआ था। तो 250 ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के धरती पर आने के 250 वर्ष पहले, यानी अगर आज से देखें तो 2023 और 250 को जोड़ देंगे तो समय निकल जाएगा फिर कितने साल पहले की बात की जा रही है। ओडिशा अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल को आया था। वर्ष 1 अप्रैल को 1936 को ओडिशा अस्तित्व में आया। ओडिशा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है? तीसरा। प्राचीन भारत में ओडिशा किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो पहले कलिंग का था, फिर 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने जीतकर मौर्य वंश का शासन उस पर स्थापित कर दिया था। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस बना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आप समझते होंगे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक है या भारत की जो मॉनिटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, उसको जो संचालित करता है भारत का केंद्रीय बैंक, अपना स्थापना दिवस बना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का गवर्नर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठता है और वहीं नीतियां निर्धारित की जाती है। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट ओनरशिप, यानी इसके ओनर प्राइवेट थे। किंतु वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति नामन 4 वर्ष के लिए होती है। रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य मौद्रिक नीति यानी मुद्रा से संबंधित नीति, पॉलिसी, कैसे हम मुद्रा का व्यवहार करेंगे आगे, तैयार कर उसका कार्यान्वयन यानी उसका एग्जीक्यूशन
और निगरानी यानी सुपरविजन सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह मुद्रा जारीकर्ता के रूप में भी कार्य करता है, मुद्रा भी छापता है, मुद्रा भी बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 32, 34, 35, 38। तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। का मुख्यालय कहाँ स्थित है? का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में मुंबई में कर दिया गया, तब से मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। राष्ट्रीयकरण यानी करण जब भी किसी शब्द के अंत में आता है तो उसका मतलब प्रक्रिया से होता है। नगरीकरण, नगर बसाने की प्रक्रिया। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र की संपत्ति बनाने की प्रक्रिया। ठीक है जी। तो कब उसे भारत सरकार का सरकारी बैंक घोषित किया गया? वर्ष 1949 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सभा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए, यूनाइटेड नेशंस, आप लोगों को पता ही होगा, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना यानी बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, वित्त पोषण यानी वित्त यानी धन, फाइनेंस, फाइनेंस का पोषण यानी फाइनेंस को पोषित करना, उसे बढ़ाना, उसे बनाना। मतलब सौर ऊर्जा तो आप लोग समझते होंगे ना, सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। पेरिस में वर्ष 2015 के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक जलवायु नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भारत का महत्वपूर्ण प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करना है। जैसे भारत में सूर्य पूरे वर्ष भर रहता है तो वहां सौर ऊर्जा ज्यादा बना सकते हैं। फिर ऐसे इलाके जहां सूर्य कई कई दिनों तक या कई कई महीनों तक नहीं जाता है, वहां भी उस सौर ऊर्जा को पहुंचाया जा सके, इसके लिए ये संस्था काम करेगी और इस परियोजना के तहत काम किया जाएगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसका पर्यवेक्षक, जिसका ऑब्जर्वर, जिसको देखेगी ये संस्था। ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कौन सा दर्जा दिया है? पर्यवेक्षक का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किन दो देशों द्वारा स्थापित किया गया था? भारत और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब स्थापित हुआ? 2015 में। विश्व प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को इस वर्ष बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और पहली बार भारतीय विश्व चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप नहीं है, चैंपियनशिप पदक विजेता प्रकाश पादुकोण ने बैडमिंटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2018 में उन्हें भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। विश्व बैडमिंटन महासंघ बैडमिंटन खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी।
दीपिका पादुकोण है ना, उनके पिता है प्रकाश पादुकोण, जो बहुत शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं भारत के। किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण को भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? 2018 में। विश्व बैडमिंटन महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। ये परिच्छेद की जो अंतिम पंक्ति है उसमें बताया गया है 1934 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत संघ की आधिकारिक भाषा यानी राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति दी थी, जिसे भारत के संविधान द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। यद्यपि आज़ादी के बाद हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों को भारत की भाषा के रूप में चुना गया और संविधान सभा ने देवनागरी वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, किंतु वर्ष 1949 में 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 343, आपको पता है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा। उसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं। संविधान में बहुत ज्यादा संख्या में चीजें हैं, इसलिए उसे बहुत व्यवस्थित करने के लिए हमने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। इसका संबंध आपके पाठ्यक्रम से नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कम से कम संविधान के बारे में। और जीएस भी क्योंकि इस परीक्षा में आती है, तो हो सकता है जीएस में इस तरह का प्रश्न पूछ ले। मान लीजिए ये है भारत का संविधान। संविधान को कुल 25 भागों में बांटा गया है। पहले 22 भाग थे मूलतः, फिर बढ़ाकर उन्हें 25 कर दिया गया। तो ये हो गए भाग। यानी जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से अब तक इसमें 3 और नए भागों को शामिल कर दिया गया है। तब 22 भाग थे और अब 25 भाग हैं। फिर हर भाग के भीतर कुछ अध्याय किए गए हैं। हर एक के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर में अध्याय है। अध्याय यानी चैप्टर। फिर हर अध्याय के भीतर कुछ अनुच्छेद हैं, मतलब आर्टिकल कहते हैं ना संविधान के। आर्टिकल 300 फला में ये कहा गया है, 200 में ये कहा गया है। तो आर्टिकल को कहते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी आर्टिकल। अध्याय यानी चैप्टर। और भाग यानी पार्ट।
और जो बातें भागों में नहीं कही गई उनके लिए अनुसूचियां बनाई गई, जो कि कुल 12 है। ठीक है जी। तो ऐसे हमारे संविधान की संरचना है। तो जो अनुच्छेद 343 है उसमें कहा गया कि देश की राजभाषा, आधिकारिक भाषा इस परिच्छेद में लिखा है, लेकिन संविधान में राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया गया। देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यानी देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा। लिपि कहते हैं जिसमें हम भाषा को लिखते हैं। ठीक, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये तो भाषा है, भाषा का वाचिक रूप। तो भाषा के वाचिक रूप को जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए जिन चिन्हों का, जिन साइंस का प्रयोग हम करते हैं, उनकी व्यवस्था को, उनकी पूरे सिस्टम को हम लिपि यानी स्क्रिप्ट कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। तो जब मैं इसे पढ़ रहा था तो भाषा का वाचिक रूप था। तो इसे जब लिखा गया, जो भाषा का लिखित रूप है, तो इस लिखित रूप को हमने जिन साइंस में, सब संकेत है ना, कि ऐसे करने से द ध्वनि के लिए ये संकेत है, अ ध्वनि के लिए ये चिन्ह है, ये सब चिन्ह है ना, साइंस, सिंबल्स। तो ये जो ध्वनियों को दर्ज करने के लिए हम जिन सिंबल्स, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम, उनकी पूरी व्यवस्था, उनके पूरे सिस्टम को, या उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है जी। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है उस दिन भारत का हिंदी दिवस? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये आपको याद भी रखना है ना, वैसे भी। पहला हिंदी दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1953 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना, जनगणना यानी सेंसस, जन की गणना यानी जो आम जनता होती है उसकी काउंटिंग, जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल में वर्ष 1881 में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। इस प्रकार वर्ष 1872 से 2011 तक भारत में 15 जनगणनाएं संपन्न हुई। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 की भारत की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.08 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। भारत की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर है।
भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि विश्व की 5वें सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश ब्राजील से थोड़ी ही कम है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है जी। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत रहता है? तो देखिए, भारत में दुनिया की आबादी का लगभग 17.5% रहता है। तो लगभग 17%। विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को बनाया जाता है। आखिरी पंक्ति देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हुई? कुल 15 बार, परिच्छेद के हिसाब से। हालांकि 16वीं बार होनी थी, जो अभी नहीं हुई है 2021 में। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित 92 वर्षीय सुर साम्राज्ञी, सुर यानी सुर ताल हम कहते हैं ना संगीत में, तो सुर साम्राज्ञी एक शब्द होता है सम्राट। सम्राट राजा के लिए प्रयोग होता है, इसका स्त्रीलिंग होता है साम्राज्ञी। साम्राज्ञी यानी सम्राट का स्त्रीलिंग। यानी जैसे जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी ना, तो उनको हम साम्राज्ञी कह सकते थे, क्योंकि साम्राज्य पर उन्हीं का अधिकार था। तो साम्राज्य पर जिसका अधिकार हो, एम्प्रेस, उसको हम साम्राज्ञी कहते हैं। लता मंगेशकर का कोविड-19 से संक्रमित होने से, इन्फेक्टेड होने के बाद 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। 92 वर्ष की उम्र थी। और भारत रत्न पुरस्कार भारत में सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन यानी नागरिकों को दिए जाने वाले जो सम्मान होते हैं ना, तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न सम्मान। भारत का रत्न आप हो, इसका मतलब ये है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण बातें होती हैं। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान। फिर पद्म, इसका मतलब क्या है? प आधा द और म, ठीक। पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ये 4 सबसे बड़े सम्मान होते हैं भारत में। तो लता मंगेशकर को तो भारत रत्न मिला था, बहुत मतलब बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है। लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म, इनका पूरा नाम था लता दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ पिता का नाम होगा, ऐसे पिता का नाम लगाने की परंपरा रही है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। और क्या करती थी लता मंगेशकर? पार्श्व गायिका थी। पार्श्व गायिका यानी जो बैकग्राउंड सिंगिंग करते थे। जैसे फिल्मों में पर्दे पर अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, वो गाना गा रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो गाना अभिनेता या अभिनेत्री ने नहीं गाया होता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों ने भी गाया होता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। तो वो सिर्फ लिपसिंग कर रहे होते, अपने होठ गानों के बोल के हिसाब से हिला रहे होते हैं। असल में वो आवाज होती है किसी गायक या गायिका की, जिसे हम
पार्श्व गायक या गायिका कहते हैं, मतलब जिसने पर्दे के पीछे से उसे गाया हो, मतलब पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं गाना, फिर उसे फिल्माया जाता है। तो वैसे स्टेज शोज भी एक गायक गायिकाएं करते हैं। तो लता मंगेशकर के तो स्टेज शोज भी बहुत प्रसिद्ध रहते थे, पूरी दुनिया में उनका गजब का सम्मान था। लता का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। लता जी की प्रतिभा को वर्ष 1947 में तब पहचान मिली जब आपकी सेवा में फिल्म में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो उन्हें फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। तो भारत की पहली फिल्म कौन सी थी वैसे? राजा सत्य हरिश्चंद्र। लेकिन वो मूक फिल्म थी, मतलब उसमें डायलॉग्स नहीं थे, कुछ बोला नहीं था, बस अभिनय किया गया था, आवाज नहीं थी। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। तो सत्य हरिश्चंद्र 1913 में आई थी, आलम आरा 1931 में आई थी। तो 1947 में एक फिल्म बनी आपकी सेवा में, जिसमें उन्होंने गीत गाया, जिसके बाद वो बहुत चर्चित हो गई। वर्ष 1949 में उनके द्वारा गाए गए आएगा आने वाला गाने के बाद उनके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच उन्होंने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अब संगीतकार क्या होता है? एक होता है गायक, एक होता है गीतकार और एक होता है संगीतकार। गायक यानी जो गाने को गाने वाला होता है, जिसे सिंगर कहते हैं। गीतकार जो गाने को लिखने वाला होता है, जिसे लिरिसिस्ट कहते हैं। लिरिक्स यानी गाने के बोल, गीत, तो लिरिसिस्ट यानी लिरिक्स को लिखने वाला। संगीतकार म्यूजिशियन, जो गाने के संगीत को बनाता है। सबसे कमाल की बात बताऊं आप लोगों को, वैसे शायद पता भी हो, कि सबसे पहले गाने के संगीत को बनाया जाता है। पहले म्यूजिक को बनाते हैं, फिर गीतकार को बुलाया जाता है कि देखिए ये धुन है, इस धुन पर आपको इस प्रसंग में कोई गीत लिखना है। मतलब धुन होगी, वहां डायरेक्टर रहेंगे फिल्म के, वो बताएंगे कि हमें यहां पर गाना फिल्माना है, ये प्रसंग है, इस तरह का इमोशन चाहिए, नाच गाने वाला चाहिए, दुख है क्या, किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए गाने में, मतलब वो सिचुएशन, स्थिति बताएंगे और वो धुन बताएंगे। तो गीतकार को उस धुन पर उस सिचुएशन के लिए संगत गीत लिखना होता है। फिर जब गीत लिख लिया जाता है, बोल पसंद आ जाते हैं, फिर म्यूजिक डायरेक्टर यानी संगीतकार, म्यूजिशियन उसे देखते हैं, डायरेक्टर देखता है, लगता है कि हाँ भाई ठीक है ठीक है। फिर गायक को बुलाया जाता है, फिर वो उस म्यूजिक पर उन बोलों को गाता है। तो ये तीनों मिलाकर एक गाना बनाते हैं, एक कॉम्पोजिशन तैयार होता है। तो गायकों के नाम तो आप जानते ही हैं, संगीतकार भी बहुत हैं, AR रहमान, हिमेश रेशमिया, अन्नू मलिक, बहुत सारे, मतलब तो मैंने कुछ चर्चित नाम आप लोगों के सामने ले दिए, अमित त्रिवेदी। और गीतकार बहुत प्रसिद्ध जो हुए हमारे यहाँ, ताहिर लुधियानवी, जिनका बहुत नाम था, बहुत सारे हुए। और हाल फिलहाल में जो पिछले कुछ वर्षों तक बहुत प्रसिद्ध रहे, जावेद अख्तर और गुलजार साहब, ये दो। ठीक, इस बीच उन्होंने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। वर्ष 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे, सर्व यानी सबसे, उच्च यानी ऊंचे नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972, 1974, 1990 और 12 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार जीते।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल अवार्ड्स इनको कहते हैं, भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भारत में विविध सिनेमा और टीवी इत्यादि से जुड़े हुए क्षेत्रों में पुरस्कार देती हैं। उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा सम्मानित पुरस्कार माना जाता है फिल्मों की दुनिया में भारत में, वो नेशनल अवार्ड होता है, नेशनल पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सम्मान की बात होती है इस पुरस्कार को जीतना। लता मंगेशकर ने ये 3 बार जीता, हालांकि कम ही है उनके हिसाब से, तो बहुत कम बार ये जीता उन्होंने। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उन्हें वर्ष 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यानी जो जिंदगी में किसी व्यक्ति को एक बार मिलता है, उसकी पूरी जिंदगी जब बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है किसी क्षेत्र में, तब उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लता मंगेशकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी किस शहर में? इंदौर में। लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? - 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उत्तर होगा 2001। लता जी को वर्ष 1947 में किस फिल्म में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला? आपकी सेवा में। और उस एक गीत से उन्हें प्रसिद्धि मिली, उन्हें पहचान मिली, जिसके बाद तो वो लगातार प्रसिद्ध होती गई। तो ये थे हमारे कुछ परिच्छेद जो कथात्मक, यानी कुछ कथानुमा भी थे, जैसे गांधी जी वाला परिच्छेद कथात्मक था, एक कथा सी थी उसमें, और कुछ तथ्यात्मक भी थे। बीच में खासकर जो यूक्रेन, रूस और सर्बिया वाला था वो एकदम तथ्यात्मक सा था, फैक्चुअल। तो इसी तरह के परिच्छेद आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत लंबे नहीं होंगे, क्योंकि एनटीए ने स्पष्ट किया है कि लगभग 250 शब्दों के परिच्छेद ही हम पूछेंगे। बहुत मुश्किल भी नहीं होंगे, आपने देख ही लिए। और मजेदार बात है ना कि बढ़िया आपके अंक अर्जित करने में ये मदद भी करेंगे। तो कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो लिटरेचर से संबंधित परिच्छेद है, अपनी अगली क्लास में हम वो पढ़ेंगे, यानी साहित्यिक परिच्छेद। और उसके बाद फिर हमारा पहला जो हिस्सा है आपके पाठ्यक्रम का वो पूरा हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता। उसके बाद फिर हम आगे आपके पाठ्यक्रम के क्रम के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।